तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को देखा था। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने संयुक्त परिवार के रूप को देखा था, जिसमें हमने 6 प्रकार दिए थे या 6 रूप को देखा था हमने, जिसमें वंश परंपरागत संयुक्त परिवार था, साखी संयुक्त परिवार था, अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार था, अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार था। पांचवा और छठवां हम लोग को पढ़ना था वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार और अनुपूरित वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। तो अगर हम देखें वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार क्या होता है, तो ऐसा परिवार जिसमें वंश परंपरा और साखी संयुक्त परिवार दोनों आपस में क्या हो, संबंधित हो, ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, जैसे कोई माता पिता है, उसका कोई पुत्र है या उसकी कोई संतान है, और उस संतान का भी क्या है, कोई बेटा है, लेकिन वो क्या है, अविवाहित है, और ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है ना? मतलब ये कोई बेटा, उसके पिताजी और उसके दादाजी, दादा दादी, ये सभी लोग जब साथ रहते हैं, तो ऐसा जो परिवार होता है, इसको हम कहते हैं वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। ठीक है ना? तो ये 5वें नंबर का था, जिसको हम कहते थे। अब 6वें नंबर में क्या है, 6वें नंबर वाले को हम कहते हैं क्या, अनुपूरित वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। तो कल मैंने बताया था क्या, कि एक शब्द जुड़ जाता है अनुपूरित, और जहाँ पे अनुपूरित आएगा, इसका मतलब यहाँ पे किसी एक ऐसे वयस की बात हो रही होगी जो कैसा होगा, या तो विधुर होगा, या विधवा होगा, या तलाकशुदा होगा। तो अनुपूरित शब्द का यही मतलब होता है। तो 6वें नंबर में जो है वो क्या है, अनुपूरित वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। देखिए सीधा सीधा अगर हम समझें, इसमें क्या होता है, इस परिवार में वंश परंपरागत तो होगा ही, लेकिन साथ साथ साखी रूप से होगा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक माता पिता है, और या एक पिता है, और उस पिता की एक बहन है, या कोई एक भाई है। ठीक है ना? कोई पिता है, उस पिता की एक बहन है या कोई भाई है, लेकिन वो विधवा या विधुर है। अगर बहन है तो वो विधवा है, और अगर भाई है तो वो क्या है, विधुर है। या पिता का कोई अविवाहित भतीजा है। जब ये सभी साथ रहते हैं, तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, अनुपूरित वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार जिसमें वंशागत साखी संयुक्त परिवार के साथ कोई अविवाहित तलाकशुदा इस परिवार में रहता हो, ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। क्या लिखेंगे परिभाषा, ऐसा परिवार जिसमें वंश परंपरा साखी संयुक्त परिवार के साथ अविवाहित विधुर या विधवा तथा तलाकशुदा
संबंधी सम्मिलित हो, तो ऐसा परिवार जो होता है ऐसा परिवार कहलाता है अनुकूलित वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार। जैसे थोड़ा सा अजीब अजीब सा नाम है, लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में तो रहना ही चाहिए, क्या पता क्वेश्चन बना के पूछ दे। उदाहरण में अगर हम देखें, जैसे पिता है और इस पिता की कोई विधवा बहन है, या कोई विधुर भाई है, ठीक है ना। तो ऐसा परिवार जो होगा, ये सभी लोग साथ में रहते होंगे, माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन साथ साथ उनका कोई भाई होगा, लेकिन या उनकी कोई बहन होगी जो विधवा या विधुर होंगे, वो साथ रहते होंगे। तो ये हो जाएगा ये परिवार अनुपूरित वंश परंपरागत साथी संयुक्त परिवार। या अगर हम देखें कोई पिता है और उस पिता के कोई अविवाहित भतीजे भी हैं साथ में, माता पिता हैं लेकिन उनके बच्चे भी हैं, लेकिन साथ साथ उनके बच्चे के बच्चे भी हैं, साथ साथ जो है पिता के कुछ अविवाहित भतीजे भी हैं साथ में। तो ऐसा परिवार जो होगा, जिसको हम कहेंगे क्या, अनुपूरित वंश परंपरागत साथी संयुक्त परिवार। तो ये छह प्रकार के थे, या 6 रूप था किसका, संयुक्त परिवार का। तो ये हमने 2 प्रकार के देखे संख्या के आधार पे, एक था एकल और दूसरा क्या था, संयुक्त, ठीक है ना। ये संयुक्त परिवार यहाँ पे समाप्त होता है। इतनी सारी चीजें अगर समझ में आ गई तब तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वो क्या है। सोच रहे हैं अगर आज ये खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, फिर हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे से, मंडे से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा देखिए यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट जो हम बता रहे हैं, यहाँ से 2 जगह पे क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपका बाल विकास में भी यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा, चाहे सीटेट हो चाहे वो टेट हो, और ईवीएस में तो एक क्वेश्चन इसका रहता ही रहता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, परिवार के कार्य, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बना है, परिवार के कार्य, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए कार्य को जो है कई सारे आलोचकों के द्वारा अलग अलग बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें, अगर हम ऐसे सामान्यता देखें कि कौन कौन से कार्य हैं, तो पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर हम लोग एक एक पॉइंट इसका देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आपसे कहा जाए कि बच्चे का पहला स्कूल कौन होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कई सारे एग्जाम में। तो बच्चे का पहला जो स्कूल या विद्यालय जो होता है वो हमेशा कौन होता है, परिवार। बच्चा हमेशा परिवार से ही सीखता है, पहला तो ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा दूसरा अगर हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कौन प्रदान करता है, तो परिवार के अंदर माता होती है, माता के द्वारा ही जो है बच्चा सबसे पहले सीखता है। तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, शिक्षक की बात की जाए कि किसी भी बच्चे का सर्वप्रथम शिक्षक या पहला शिक्षक कौन होता है, कहाँ से वो बच्चा सीखता है, तो अपनी माता के द्वारा वो सीखता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो 2 क्वेश्चन तो हमने वैसे ही देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, बच्चा सबसे पहले सीखने का काम परिवार से करता है, पहला स्कूल परिवार होता है, शिक्षिका पहली जो होती है उसकी माँ होती है। इसके अलावा आपसे कहा जाए कि कोई भी बच्चा है वो समाजीकरण जो होता है उसका पाठ कहाँ से शुरुआत करता है, तो परिवार से ही बच्चे की जो है समाजीकरण का पाठ क्या होता है, शुरू होता है। इसके अलावा हम देखें, परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है, ठीक है ना, सबसे पहला विकास वहीं से स्टार्ट होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसे ही क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। इसके अलावा परिवार के द्वारा ही बच्चा क्या करता है, अपनी संस्कृति को सीखता है। जिस तरह का परिवार होगा उस तरह की संस्कृति को वो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो ये ऐसा केवल कहाँ होगा, उसी परिवार के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें,
बच्चा जो है परिवार के द्वारा या परिवार के माध्यम से ही किसी भी त्योहार में खुशी मनाना या दुख के समय में दुख को बांटना, ऐसी स्थिति को क्या करता है, वो बच्चा सीखता है। ठीक है ना। ये भी किसके द्वारा है, परिवार के द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या चीज़ें हैं, तो परिवार जो है, परिवार की अगर हम बात करें, परिवार के कुछ अन्य कार्य भी हैं, इनके अलावा भी कार्य हैं जो कई सारे आलोचकों के द्वारा दिया गया है। तो पहले ये मुख्य रूप से कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखिएगा, परिवार ही बच्चे का पहला विद्यालय होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, परिवार से ही बच्चे का सामाजिकरण का पाठ शुरू होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, ऐसा माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए, परिवार से ही बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है। पांचवा देखिए, बच्चे की प्रथम शिक्षिका या गुरु हम कह सकते हैं, शिक्षिका होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा फीमेल। प्रथम गुरु माता होती है किसी भी परिवार के अंदर। 6 पॉइंट देखिए, परिवार से ही बच्चा खुशी मनाना व दुख बांटना सीखता है।
सीखता है। ठीक है ना, ये 6 पॉइंट हैं परिवार के कार्य। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिवार के अन्य कार्य। तो सामान्य कार्य तो हमने देख लिया कि क्या क्या सामान्य कार्य हैं। अन्य कार्य क्या है, देखिएगा, परिवार ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति की या अपने संतानों की जो यौन इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। ठीक है ना, तो पहला अगर हम पॉइंट देखें, यौन इच्छाओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? परिवार के द्वारा। पहला पॉइंट, यौन इच्छाओं की पूर्ति। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो भी संतान उत्पत्ति होता है, मतलब अगली पीढ़ी को अगर चलाना है तो वो किसके माध्यम से ही होगा? परिवार के माध्यम से। मतलब जब उनका विवाह होगा तो वो परिवार ही कराएगा विवाह, तो फिर परिवार के द्वारा जो है वो क्या कर सकता है? विवाह के माध्यम के द्वारा वो संतान उत्पत्ति कर सकता है। तो ये क्या करता है? संतान उत्पत्ति में क्या मदद करता है? तीसरा अगर हम देखें कार्य, तो क्या है? सदस्यों की शारीरिक रक्षा, वो भी किसके द्वारा होती है? परिवार के द्वारा। ये तो हमने गुण में भी देख लिया था। सदस्यों की शारीरिक रक्षा। देखिए, सदस्यों की शारीरिक रक्षा का मतलब है कि बाहरी रक्षा से, लेकिन देखिए अगर हम देखें तो एक और इसमें आता है, एक और कार्य है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है। चौथा अगर हम देखें वो क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको समझे, थोड़ा सा ये अलग है। देखिए कोई भी व्यक्ति है परिवार के अंदर, तो केवल उसकी शारीरिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, ठीक है ना, बल्कि मानसिक सुरक्षा को भी होना आवश्यक होता है। तभी वो व्यक्ति जो है समाज से अच्छी तरह जो है समाज के अंदर रह सकता है। तो परिवार अपने सदस्यों को जो है मानसिक संतुष्टि, शांति व सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा कौन करता है? परिवार। और यही कौन सा कार्य है? मनोवैज्ञानिक कार्य। यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या? परिवार अपने सदस्यों को मानसिक संतुष्टि, शांति व सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि वो समाज में अच्छे तरीके से रह सके। तो यही होता है क्या? मनोवैज्ञानिक कार्य। किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा। ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा कार्य है? तो देखिए अगर एक्चुअली अगर हम देखें, ये जो 4 ऊपर वाले जो कार्य हैं, इन कार्यों को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम मौलिक कार्य भी कह सकते हैं। ये जो है ये कौन से कार्य हैं? इनको हम मौलिक कार्य कहते हैं। यौन इच्छाओं की पूर्ति, मौलिक कार्य का मतलब सामान्यतः यह होना ही चाहिए किसी भी परिवार के अंदर। इसके अलावा कुछ परंपरागत भी होते हैं, परंपरागत कार्य भी होते हैं किसी भी परिवार का, जैसे सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य का मतलब क्या है कि सामाजिकरण से होता है।
ठीक है ना। जैसे परिवार व्यक्ति का क्या करता है, सामाजिकरण करता है। मतलब क्या है कि समाज के प्रति, समाज के जो भी नियम है या जो रीति रिवाज है उसको कैसे ढालना है, तो ये परिवार के द्वारा ही क्या करता है, कोई भी व्यक्ति सीखता है। तो सामाजिक कार्य भी वो किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा। छठवां अगर हम देखें, सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य का मतलब क्या है, संस्कृति से वो अपनी परंपराओं या रीति रिवाजों को सीखे कोई भी व्यक्ति, वो किसके द्वारा है, संभव है, परिवार के द्वारा। इसके साथ साथ अगर हम देखें धार्मिक कार्य, इसके अलावा अगर हम देखें शिक्षणात्मक कार्य, और क्या हो सकता है, सामाजिक नियंत्रण कार्य, नियंत्रण का कार्य, और भी सारे हैं, राजनीतिक कार्य भी है। ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम देखें ये सभी जो कार्य हैं इनको हम परंपरागत कार्य कहते हैं। और भी इसमें कार्य आते हैं, लेकिन सामान्यतः जो कार्य होने चाहिए परिवार के वो क्या है, ये जो ऊपर हमने 4 देखे हैं, यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, सदस्यों की शारीरिक इच्छा और मनोवैज्ञानिक कार्य, ये चारों जो है क्या है, परिवार के मौलिक कार्य हैं। ठीक है, ये समझ में आया। परिवार के जो अन्य कार्य हैं वो क्या क्या है बताइए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत सारे आलोचक हैं, उन्होंने भी क्या किया है, परिवार के कार्यों को कई रूप में बांटा है। तो 3 आलोचक हैं यहाँ पे, अगर हम 3 देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें 2 आलोचक हैं, तो आलोचकों के द्वारा कार्य अगर हम देखें, यहाँ पे हेडिंग भी लिख लेते हैं, आलोचकों के द्वारा परिवार के कार्य के रूप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आलोचक हैं, कई सारे हैं लेकिन यहाँ पे कौन है, 2। एक यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, तो इन्होंने अगर हम देखें तो इसके 2 रूप बताए हैं। कितने रूप हैं, 2 रूप। कौन कौन से, देखिएगा इन्होंने 2 रूप बताए हैं परिवार के। एक जो होता है जो आवश्यक होता है, जिसको हम मौलिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जो अभी आपने पीछे पढ़ा भी है। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, आवश्यक, जो किसी भी परिवार के लिए चाहिए ही चाहिए। और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं अनावश्यक। तो पहले ये होना आवश्यक वाला हो जाए, बाद में अनावश्यक वाला हम परिवार में जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 3 चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे अगर हम देखें 3 चीज़ें, एक क्या है, शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी परिवार की जो सबसे पहली है वो क्या है, शैक्षिक व्यवस्था। इनके अनुसार है ये, मैकाइवर एवं
पेज के अनुसार। शैक्षिक व्यवस्था का मतलब शिक्षा से संबंधित। दूसरा अगर हम देखें आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सही रहेगा तो परिवार भी सही रहेगा। आर्थिक व्यवस्था का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति से जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को हम कह सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम देखें लैंगिक व्यवस्था, अगर अपनी संतान को या अपनी पीढ़ी को चलाना है तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब लैंगिक व्यवस्था कैसे होगी? तो ये विवाह के माध्यम से होगी। ये तो होना ही होना है, तभी आपकी जो है या किसी भी व्यक्ति की पीढ़ी जो है वो क्या करेगी, वो आगे चलेगी। तो विवाह से संबंधित जो है व्यवस्था वो क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आवश्यक में आती हैं। तो ये किनके द्वारा है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। अनावश्यक में क्या है? जो भी मनोरंजन के साधन हैं, मनोरंजन के साधन, अगर आज के ज़माने में देखें तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं। अभी तो एक आध हम लोग यूज भी कर रहे हैं, आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन आप कैसे इसको यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आवश्यक और अनावश्यक दो हो गए। किसके अनुसार है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ये कार्य है। अब दूसरे जो आलोचक हैं वो कौन है? ऑकबर्न। ऑकबर्न के अनुसार देखिए, इन्होंने 6 प्रकार दिए या 6 कार्य दिए। 6 कार्य क्या है? पहला देखिएगा, सबसे पहला है क्या? स्नेह तथा प्रेम संबंधित कार्य। स्नेह तथा प्रेम संबंधित कार्य, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें वो है आर्थिक, आर्थिक संबंधित कार्य। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा जो होता है मनोरंजन संबंधी कार्य। चौथा अगर देखें पालन पोषण तथा रक्षा संबंधित कार्य। पांचवा देखा जाए तो वो क्या है? धार्मिक कार्य। छठवां देखा जाए तो वो क्या है? शिक्षा संबंधी कार्य, जो लास्ट। तो ये किन के अनुसार है? ऑकबर्न के अनुसार ये 6 रूप है। नेक्स्ट है तीसरे लुडबर्ग। इनके अनुसार कितने हैं? 4। कौन कौन से? पहला देखिएगा यौन व्यवहारों एवं संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति। दूसरा क्या है? शिशु पालन एवं प्रशिक्षण। तीसरा क्या है? श्रम विभाजन। एक बार आपको ये देख लेना है, आपको ज़्यादा इसको रटना उठना नहीं है। और चौथा क्या है? समूह विभाजन। ठीक है।
सॉरी समूह संबंध में। तो ये हैं क्या, ये 3 हैं आलोचक जिनके द्वारा अलग अलग कार्य को दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, सामान्य कार्य जो है वो ये पूछा उछा नहीं है, यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं ये वाला पोर्शन, जैसे लुटवर्ड के अनुसार या आगबर्न के अनुसार ये सारे। लेकिन एक बार आप लोग को देखे रहना है कि अचानक में अगर आ गया तो हो जाए आपका क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। अब हम देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हम लोग नोट करके देखेंगे, जो लास्ट इसके हैं, परिवार के लास्ट टॉपिक हैं। क्या क्या है देखिएगा सबसे पहले नोट में। सबसे पहला देखिए 2 आलोचक थे, प्लूटो और अरस्तु। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक शब्द दिया था क्या, कि इन्होंने कहा था परिवार जो होता है जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है। तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि जीवन में की प्रारंभिक पाठशाला होती है, ये जो है ये वाक्य किसने कहा था, तो अगर हम कहें प्लूटो और अरस्तु, इन दोनों ने जो है ये दिया था। तो पहला पॉइंट यही है क्या, प्लूटो एवं अरस्तु के अनुसार परिवार की प्रारंभिक पाठशाला सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। परिवार जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है। ठीक है, दूसरे देखिए एक और है मॉन्टेसरी, नाम सुना भी होगा। मॉन्टेसरी के अनुसार देखिए मॉन्टेसरी ने क्या कहा है, परिवार जो होता है वो क्या होता है, बचपन का घर होता है। परिवार बचपन का घर होता है, किसने बताया, मॉन्टेसरी ने। तीसरा देखिएगा, तीसरा में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शब्द है क्या, बाल विवाह। बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये क्या है, निषेध का मतलब है रोकने से, ठीक है ना, बाल विवाह को रोका जाए इसके लिए अधिनियम या एक्ट लागू किया गया। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंतर्गत ये किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 9, ये धारा 9 संविधान के तौर पे के अंतर्गत। ठीक है ना। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है कि बाल विवाह का मतलब क्या है कि किसी भी बालक की अगर हमको शादी करनी है तो उसके लिए क्या एज होने चाहिए, तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको कहा गया क्या, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस बाल विवाह से संबंधित जो कानून थे इसको जो है सबसे पहले 1929 में लाया गया था। ठीक है ना, 1929 में लाया गया था।
फिर उसके बाद इसमें संशोधन भी किया गया, कई साल तक जो है इसमें संशोधन भी किया गया। तो लगभग 1949 में, पहले 1929 में इसको लाया गया, फिर 49 में, फिर 78 में, और फिर जो है 6 में, 2006 में इसमें क्या किए गए, संशोधित किए गए। उसके बाद 2006 में ही इसको क्या किया गया, पारित भी किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित कब किया गया। तो अगर पारित की बात आती है तो वो होगा क्या, 2006। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कब लाया गया था, ये कानून कब पारित किया गया था सबसे पहले, तो वो होगा क्या, 1929। लेकिन अगर हम देखें इसको लागू कब से किया गया, तो 2007 में जो है इसको लागू किया गया, 1 नवंबर 2007 को। और इसमें क्या कहा गया, इस कानून के अंतर्गत क्या था, इसमें ये बताया गया क्या कि बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए कितने जो है एज होने चाहिए विवाह के लिए। तो बालकों के लिए जो है न्यूनतम जो है वो किया गया क्या, मतलब अगर हम देखें एज को सामान्यतः वो कितना था, 21 वर्ष। 21 वर्ष एज रहेगा तभी ही किसी बालक की विवाह हो सकती है। और बालिकाओं के लिए कितने वर्ष रखा गया, वो 18 वर्ष। तो 21 वर्ष बालकों के लिए और 18 वर्ष बालिकाओं के लिए। खास बात क्या है कि इस बाल विवाह निषेध अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं, शारदा एक्ट। एक साल पूछा है, शायद क्वेश्चन आया भी है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित है, ठीक है ना। तो जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी को हम लोग एक एक करके सभी को देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या है, बाल विवाह पर रोक संबंधित सर्वप्रथम कानून कब लाया गया था, 1929 में। बाल विवाह पर रोक संबंधित कानून, कानून सर्वप्रथम 1929 में लाया गया, ठीक है। इसके अलावा बाद में सन 1949, 1978 और 2006 में क्या किया गया, में इसमें में कर लीजिएगा, में इसमें संशोधन किया गया। फिर देखिए लागू कब किया, सॉरी पारित कब किया गया, 2006 में। इसे 2006 में पारित किया गया और 1 नवंबर 2007 को क्या किया गया, लागू किया गया। इसे ये दोनों लाइन देखिएगा, इसे 1 नवंबर 7 6 के बाद 7 में लागू किया गया, ठीक है ना। नोट करिए इसको। चलिए एक और लाइन हम लोग लिख लेते हैं। इसमें
विवाह के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है ना। बालक के लिए कितना है, 21 वर्ष, और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष, ठीक है। तो ये था चैप्टर फैमिली या परिवार, और ये कंप्लीट हुआ। अब बताइए पूरा चैप्टर समझ में आया? ये चैप्टर समझ में आया, बताइए। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? चलिए अभी देख लेते हैं कितना समझ में आया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसका जवाब जो है भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा, हम देखते हैं किसका किसका सही है। दिख रहा है ना? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। परिवार एक इकाई होता है जिसमें उसके माँ पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, क्या है? 4 ऑप्शन दिए, देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा है क्या? सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन क्या है? सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का क्या है? आकार है। यहाँ पे एक शब्द छूटा गया है, या। चलिए जवाब दीजिए इसका जल्दी से। एक लोग का आंसर आया केवल, बाकी लोग इतना ज्यादा टाइम। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सी, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा परिवार जो होता है वो कई प्रकार का होता है, कई कई आधार पे बांटा गया था परिवार को। इसमें कहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता उसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। ये एकदम से सही नहीं है कि संयुक्त परिवार भी होता है। इसके अलावा एकांकी परिवार, तो अभी तो ऊपर जो लिखा है वो एकांकी परिवार के लिए या एकल परिवार के लिए, लेकिन संयुक्त परिवार की अगर हम देखें तो उसमें कई सारे। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये तो बहुत आसान है, अभी मैंने बताया क्या? बच्चों को समाजकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से, परिवार से, विद्यालय से। इसका जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी जल्दी बताइए, इसको खत्म किया जाए। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। बताइए ऑप्शन, सभी लोग जल्दी जवाब दीजिए। देखिए अभी ये आसान है क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो परिवार से संबंधित होगा, तो यहाँ पे दिख भी रहा है। लेकिन जब ये क्वेश्चन के साथ देगा, 30 क्वेश्चन के साथ, तब आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसका भी जो ऑप्शन सही है वो क्या है? ए, ठीक है ना। प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, कोई भी जो है बच्चा शुरुआती आयु में परिवार से या मित्रों से सीखता है, ठीक है ना, फिर वातावरण से सीखता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
एकल परिवार से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। सी ऑप्शन है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी, ठीक है ना, केवल पति पत्नी। बताइए। इसका जो आंसर सही है वो क्या है? बी, परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज प्रथा, बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बातें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पांचवे का सी, ठीक है, पांचवे का सी जो है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं जो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर पे। भारत में, ये देखिए क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन पूछा है, कहीं पे आया था ये, पूछा है क्या है, भारत में बाल विवाह निरोध या निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पे पारित शब्द आया है, कब किया गया? अभी मैंने पढ़ाया है 2006 में, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है? ए। 7वें नंबर में आते हैं, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इसमें एक शब्द देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ा है, तो क्या यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन क्या है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वह समान आवास, भोजन तथा समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताइए सही ऑप्शन बताइए। इसमें नहीं है पूछा है, देखिए मैक्सिमम लोगों का इसमें सही आ रहा है, सभी लोग जवाब सही दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका राइट जो आंसर है वो क्या है? बी, क्योंकि हमने पढ़ा था विशेषताओं के बारे में, कभी भी आय जो होगी वो सभी लोग समान समान जो है एक जगह पे जो है क्या करते हैं? जमा करते हैं, ठीक है ना, अगर वो संयुक्त परिवार है तो। लेकिन संयुक्त परिवार ही है, क्योंकि सदस्य बहुत सारे होंगे तो उनकी आय भी अलग अलग होगी, वो सब एक जगह जो है जमा होती होगी, वो पूरे जो है परिवार की आय होती है। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी। माता के पास सत्ता वाला परिवार है, ये तो बहुत आसान है। माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या कहलाता है? मातृ सत्तात्मक। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? ऑप्शन बताइए। मैंने बताया था एकल परिवार या एकांकी परिवार, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है? ए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये तो सीटेट में हर साल आता है, बाल विकास में या ईवीएस में ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर जगह ये हर साल क्वेश्चन पूछेगा, केवल तरीका अलग कर देगा, लेकिन एक ऑप्शन होगा जो हमेशा से उसमें दिया रहता है। बताइए ऑप्शन बताइए 9वें का। सभी का जवाब डी आ रहा है, और कोई? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, मतलब लड़का लड़की में क्या कर रहा है? विभिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। 10वें को हम लोग देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ये तो अभी मैंने पढ़ाया, बाल विवाह निषेध अधिनियम, वहीं पे हमने देखा, तो बाल विवाह से संबंधित है कौन सा? शारदा एक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? बताइए। इसको भी अभी मैंने पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है। ऑप्शन ए है फ्रोबेल, बी है मॉन्टेसरी, सी है रिमांड और डी है कमेनियस। सही ऑप्शन क्या है? डी। परिवार बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसने कहा है? 12 नंबर के क्वेश्चन में
सी। अभी मैंने पढ़ाया प्लूटो और अरस्तु, ठीक है ना, प्लूटो और अरस्तु ये दोनों आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर पे। एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कार्यभार का बंट जाना, कार्यभारों का कुशलता पूर्वक करना, कार्यों की व्यवस्थित स्वरूप, और डी ऑप्शन क्या है, कर्तव्य की उपेक्षा। सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है ए, कार्यभार जो है वो बट जाते हैं। हमने पढ़ा था संयुक्त परिवार की विशेषता या गुण के बारे में, वहां पे मैंने बताया था, ठीक है ना, वहां पे श्रम विभाजन हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, बताइए। ऑप्शन 14 का सी, संयुक्त परिवार, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है, सी। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही, सभी का सही है लगभग। चलिए 15 पे आते हैं, आदर्श परिवार किसे माना जाता है, बताइए। आदर्श परिवार किसे माना जाता है, किसी का सी, किसी का ए, किसी का बी। देखिए एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो दोनों होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। क्यों, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नहीं कहा है कि ऐसा होना चाहिए। आदर्श परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें अगर हम देखें जिसमें लोग अच्छे से रहते हैं, तो ऐसा वो परिवार संयुक्त परिवार भी हो सकता है, छोटा परिवार भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है, सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परिवार का इकाई होता है, 16 नंबर क्वेश्चन, बताइए ऑप्शन। मानवीय प्रजापति, सी रंजीत, सी रीमा कशी, माया वर्मा, सी, बताइए। प्रत्येक व्यक्ति, 16 नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी। परिवार की इकाई हर एक व्यक्ति होता है जो उस परिवार में रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर पे, बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है, बताइए। पिता, दादा दादी को, माता को, शिक्षक को। सही जवाब बताइए। इसको भी आज ही मैंने पढ़ाया, माता जो होती है वो बच्चों की क्या होती है, प्रथम गुरु मानी जाती है, ठीक है ना। बच्चा सबसे पहले माता के द्वारा ही सीखता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आएगा, परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों में होने वाली प्रतिक्रिया है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, ये सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर पे आते हैं, एकल परिवारों के अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार के कम होने का कारण है, ठीक है ना। कार्यों का कुशलता पूर्वक करना, कार्यों का ये तो अभी हो गया था ये। इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है, बी है। ये क्वेश्चन आया था पहले। लास्ट हम लोग देखते हैं, वो परिवार जिसमें कोई विधवा या विधुर या अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हो कहलाता है। चलिए इसका जवाब बताइए। देखें 20 नंबर वाले क्वेश्चन का जो है किसका किसका आंसर सही होता है। मूल एकल परिवार कहां से ये आ जाएगा, ऑप्शन ए कहां से होगा, ऑप्शन बी भी कहां से होगा। अभी मैंने बताया कि जब यहाँ पे ये वर्ड आ जाए विधवा या विधुर, मतलब ये किसकी बात कर रही जा रही है, अनुपूरित की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसमें अविवाहित बच्चों के साथ रहते हो, तो ऐसा जो परिवार होता है जिसमें मैंने बताया था क्या, ऐसा परिवार जिसमें कोई विधवा जो है अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहती है, ऐसे को हम कहते हैं क्या, ऐसे को हम कहते हैं, या माता पिता, या अगर हम देखें वहाँ पे मैंने दो चीज़ बताया था, अनुपूरित एकल परिवार और अनुपूरित मूल परिवार। अनुपूरित एकल परिवार में मैंने क्या बताया था कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता
जो है अपने अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक से अधिक अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा या विदुर संबंधित हों। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या? अनुपूरित एकल परिवार। लेकिन अनुपूरित मूल परिवार की अगर हम बात करें तो वहां पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई विधवा अपने अविवाहित के साथ रहती है, लेकिन वो जो है अपने जहाँ उसकी शादी हुई रहती है वहाँ रहती है, ठीक है ना, अपने सास के पास। ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? सी, अनुपूरित एकल परिवार, ठीक है ना। ये था 20 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। मंडे को हम लोग, कल छुट्टी रहेगी, मंडे को हम लोग पढ़ेंगे मेला, ठीक है ना, एक नया टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, ठीक है ना। बाकी हम लोग मंडे को मिलते हैं और मंडे को मैथ की भी क्लास चलेगी आपकी।